Hi guys, welcome back to my channel. I'm Harshita and I hope you are doing well. तो हम लोगों ने ना बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट 12 पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दो चैप्टर्स बच गए हैं, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। उन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करके हमारी क्लास 12 पूरी खत्म हो जाएगी एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। आज का भी चैप्टर बहुत छोटा सा ही है, इकोसिस्टम कंप्लीट करना है आज हमें। आई गेस हम वो शायद आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि गाइस आई हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज लाइक एंड द हर्षदा आर, जिसमें छोटी छोटी वीडियोस होती है, एवरी वीक एक या दो वीडियो। एंड उसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ना बात करते हैं ऑन सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो फर्स्ट एपिसोड मैंने डाल दिया है, द एपिसोड वाज ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एंड उसकी एक टैगलाइन थी कि डोंट चूज अ बॉय हु आस्क यू टू हैव एन एप्पल, इंस्टेड चूज अ वन हु आस्क यू व्हाट यू विल हैव इन डिनर। ठीक है, तो गो वॉच दैट एंड मुझे बताओ कुछ। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपकी लाइफ बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ यू टेल मी कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या लेना चाहिए बात करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई, आज का चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो ही क्वेश्चन आते हैं, आई डोंट थिंक सो इकोसिस्टम से एक ही क्वेश्चन आता है। एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ। योर नीट की प्रीवियस ईयर की बुक। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो दो है जेनेटिक्स के, वही पढ़ना है। सबसे हाई वेटेज है जेनेटिक्स के चैप्टर की, 11th एंड 12th दोनों में। तो उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करो। एंड अगर किसी को टाइम टेबल चाहिए कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, यूएसपी डिवाइस नेक्स्ट टू लास्ट क्लास में हमने लास्ट चैप्टर जो किया था दैट वाज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जो आएगा, दैट इज योर पॉपुलेशन इंटरेक्शन और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। में से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपके कर्व्स थे और दो इक्वेशंस थी, बट पॉपुलेशन इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिडेशन, पैरासिटिज्म ये था। अब मेंसलिज्म कमेंसलिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना प्लीज। ये जो टेबल बनी हुई थी, सी दिस, या दिस वन। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ही पढ़नी है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई, इकोसिस्टम से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी ग्राफ एंड न्यूट्रिएंट साइकिल से भी आएगा। पर मेरे ख्याल से एक बार हम न्यूट्रिएंट साइकिल देख लेते हैं, शायद तो लास्ट ईयर उन्होंने कटवा दी थी, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। बट आई मेरे को एक बार कंफर्म करना था बस कि किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इफ यू कैन सी, एनर्जी फ्लो के दो पिरामिड से आए हुए हैं। देन योर प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन का जो एक पूरा पैराग्राफ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद 2017 में आया था, 2017 से नीचे 2017 लेटेस्ट ईयर था आपका, इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देन लास्ट चैप्टर हमारा बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद क्लास 12 खत्म। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक मिनट से ठीक कर लूँ पहले, मेरा पेन अभी भी नहीं चल रहा है यार। उसके मिनट में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ओ, ये okay, so champions, let's start our class. Chapter number, chapter number, एक मिनट मैं बताती हूँ, एक चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड
एक काम करते हैं, आज की ना स्क्रीन का वो थोड़ा ना डायमेंशंस बदल देते हैं। में दिक्कत ये है ना, मैं बीच में बैठी हुई हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में बदलेंगे, अभी सेम रखते हैं, छोटी कर लेते हैं अपनी स्क्रीन। क्या? So, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे। ये रहा हमारा चैप्टर। सी हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन, माइक्रोब्स, बायोटेक की दोनों यूनिट्स, ह्यूमन हेल्थ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। एंड आज की क्लास में हमें करना है आपका इकोसिस्टम। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई इकोसिस्टम अगर आप सुनते हो तो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? Ecosystem is basically a area you can see which comprises of everything. Everything में क्या आएगा आपका? Living, non-living, ठीक है? Terrestrial, aquatic, ये सब आएंगे. An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature, where living organisms interact among themselves. एक दूसरे के साथ interact करते हैं among their physical environment. Ecosystem varies in great sizes. अब ऐसा नहीं हो सकता कि if you talk about ecosystem ना, तो आप पूरे होल को ही एक इकोसिस्टम ले लो। इकोसिस्टम कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइडेड होता है। कैसे होता है ये देखते हैं हम। इकोसिस्टम कैन बी अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट। पूरा लार्ज फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, बट एक स्मॉल पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ही है। ठीक है। मैंने ecologist regards the entire biosphere as a global ecosystem, as a constitute of all local। अब जो हमारा पूरा योर बायोस्फेयर है ना, बायोस्फेयर इज कंप्लीट, पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या आते हैं, इकोसिस्टम आते हैं। ठीक है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स जिसके अंदर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर टेरेस्ट्रियल, जो अ, बाहर रहते हैं, एंड अनदर इज योर एक्वेटिक, एक्वेटिक जो रिवर बॉडीज या सी वाटर बॉडीज में रहते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल में आपके एग्जांपल हो गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, deserts are some example of terrestrial ecosystem. Ponds, lakes, wetlands, rivers are some example of aquatic ecosystem. Crop fields and aquarium may also be considered as the man-made ecosystem. एक हो गए भाई जो भगवान ने बनाया है इकोसिस्टम, दूसरा होगा आपके मैन मेड इकोसिस्टम जो हम लोगों ने बनाया है। मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्वेरियम, जैसे लोगों के घर में एक्वेरियम होता है ना, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी फिशेज है। बट वो जो एक इकोसिस्टम है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। उसके अंदर भी तो बहुत बहुत सारी प्लांट्स है, फिशेज है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो वो भी एक इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है। we will find we will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input हो गया आपका productivity, transfer of energy, food chain web, nutrient cycle, and output is your energy loss and degradation. ठीक है। We will also look at the relationship cycle chain webs created as a result of energy flow. अब हम, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया बेसिकली इकोसिस्टम क्या है चैप्टर। अब हम सबसे पहले ना आपको एक चीज बताती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे, एक तो आपका ये है एनर्जी फ्लो। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, एनर्जी फ्लो में से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो। देन विल मूव अहेड। पिरामिड्स, पिरामिड्स में से एक क्वेश्चन आएगा आपका।
and yeah, and your this. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इकोसिस्टम अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन What's happening? In earlier class, you have looked at the various components of environment, your living one and non-living one. आपके living वाले कौन से हो गए? Biotic हो गए and non-living हो गए abiotic. You studied how the individual biotic and abiotic affect each other and their surroundings. Let us look at the component in more integrated manner and see how the flow of energy takes place. Interaction of Interaction of biotic and abiotic components result in physical structures that is a characteristic for each type of ecosystem. Identification and evaluation of plant and animal species of ecosystem gives it different levels. क्या भाई होते हैं आपके different levels दे देता है आपके and उन level को क्या कहते हैं sorry stratification important है इससे भी एक PYQ आया हुआ है sorry vertical distribution of different species occupying different levels is known as stratification. Important एक PYQ इससे भी पूछा हुआ है. For example, trees occupies the vertical strata and the layer of forest, shrubs. क्या होता है अब लेयर्स क्या है कि ये जो है ना आपके ये वाली लेयर जो है आपकी ट्रीज ने करी हुई है देन योर सेकंड लेवल और सेकंड लेयर्स किसने करी है श्रब्स ने करी हुई है देन आ गए आपके हर्ब्स एंड देन योर ग्रासेस ठीक है the component of ecosystem are seen to the function as the unit where you consider the following aspects. First हो गया आपका productivity, then your decomposition, energy flow and nutrient cycling. To understand these of an aquatic ecosystem, let us take an example of small pond. Small pond का हम एक example लेते हैं, उससे समझते हैं. This is a fairly self-sustainable unit and rather simple example that explains even the complex interaction that exists in the aquatic ecosystem. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of ecosystem has been exhibited. कौन से four बताए हैं आपके productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle. ठीक है? The abiotic component is water with all the dissolved inorganic and organic substances that are rich soil deposits at the bottom of the pond. ठीक है? The solar inputs, the cycle of temperature, day length, and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. The autotrophic components, autotrophic आपके जो living components हो गए वो क्या हो गए phytoplankton, some algae, and floating submerged marginal plants found in the at the edge. The consumers are हम एक काम करते हैं हम ना एक पॉन्ड के इकोसिस्टम को बना लेते हैं ठीक है जस्ट इमेजिन दिस इज एन पॉन्ड ठीक है अब इसमें सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है एबायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे फर्स्ट कंपोनेंट था आपका पानी पानी के बाद क्या बताया उन्होंने योर सॉइल जो नीचे डिपॉजिटेड है उसके अंदर आपके दो कंपोनेंट्स कौन से बताया दैट इज रिच इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड योर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ठीक है बाहर के कुछ फैक्टर्स बताए थे दैट इज योर सन से क्या आ गई आपकी सनलाइट आ गई डे नाइट भी इसी से हो गया एंड योर टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं हद तक यही रेगुलेट कर रहा है ठीक है अब आते हैं हम अपने दूसरे पे ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स दैट इज योर फाइटो
तो फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गे, एल्गे ग्रीन कलर से बना लेते हैं, एल्गे ऐसे बना लेते हैं, ग्रीन थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। देन लेट्स कम टू सम प्लांट्स, कुछ कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स है, ठीक है। ये सब क्या हो गए आपके पोस्ट प्राइमरी, क्या है आपके ये प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। देन आएंगे हम इनके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होंगे, जो इनके ऊपर फीड करेंगे। इसके क्या एग्जांपल दिए हुए हैं, जू प्लैंक्टन, जस्ट इमेजिन दैट एज जू प्लैंक्टन, ठीक है। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। डिकम्पोजर्स जो होंगे वो कौन से होंगे आपके, फंजाई हो जाएगी, फंजाई हो गई, ये हो गई आपके डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर में आ गए आपके फंजाई। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से मेरी फोटो की वजह से, अब आई गेस सबको दिख रहा है, ठीक है। एंड फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स especially abundant in the bottom of the pond. ज्यादातर ये सब कुछ क्या होता है, डिकम्पोजेज होता है आपके नीचे मिलता है। This system performs all the function of an ecosystem and biosphere as a whole. That is conversion of inorganic and organic material with the help of radiant energy, sun by autotroph, consumption of autotroph by heterotroph, decomposition, mineralization of dead bodies, and then back into use of autotroph. अभी क्या क्या है, देखो सुनो, बाहर के आपके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, टेम्परेचर हो गया, सन हो गया, सनलाइट हो गया, ये आपके डेड योर एबायोटिक फैक्टर्स कह देंगे जो आपके सॉइल है। देन उससे क्या आएगा, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, फोटोप्लैंक्टन्स हो गए। फोटोप्लैंक्टन्स को किसने खाया, आपके फर्स्ट उन्होंने किन्होंने हेटरोट्रॉफ्स में, हेटरोट्रॉफ्स हो गए आपके, जू प्लैंक्टन हो गए, या फिर आपकी फिशेस हो गई। फिशेस मर गई, मरने के बाद उन्हें उन पे कौन फीड करा, फंजाई, बैक्टीरिया, क्या बना दिया उन्हें, डेड मैटर्स बन गए, जिसको वापस से कहाँ चले गए, वो सॉइल में चले गए एंड रिलीज देम बैक एंड रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। समझ में आ गया, ये पूरी साइकिल जो है आपकी बस घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। वापस से प्लांट्स बन जाएंगे, प्लांट्स को फिर जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स को फिशेस खाएंगी, फिशेस मर जाएंगी, फिशेस को फंजाई खाएगा, वो फिर सॉइल में चले जाएंगे, उस फिर सॉइल पे फिर से एक प्लांट उग जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, सोलर एनर्जी इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर इकोसिस्टम। फिर आता है आपको प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट। आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, बायोमास और योर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर पीरियड। अब इसका एक आपका प्राइम एग्जांपल हो गया, प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, ग्राम, और एनर्जी में किलो कैलोरीज। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज योर प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। किसमें हम मेजर करें, ग्राम्स इन वेट, एंड एनर्जी में हम कैसे करें, किलो कैलोरीज। फिर आता है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसको भी दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका जीपीपी एंड दूसरी है आपकी एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई भाई आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी, जितनी प्रोड्यूस करिए ना वो हो गई आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर आप इसमें से क्या माइनस कर दो, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन लॉसेस माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ टू कंज्यूमर। यार पूरा जो होगा वो तो ग्रॉस होगा, कि भाई पूरा खाना ये पता है, उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जाएंगे, माइनस आर गिव्स यू एनपीपी। एनपीपी जो है आपका वो दूसरे हेटेरोट्रॉफ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। फिर आते हैं आपके
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द कंज्यूमर्स। ये जब आपके उन्होंने खा लिया तो वो बन गया आपके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटीज, कंज्यूमर्स ने ईट कर लिया लाइक हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स of the area. It depends upon the environmental factors like sunlight, वो सब कुछ जो भी आपके photosynthesis के लिए important है. Therefore, it varies in different types of ecosystem. The annual net primary productivity of whole biosphere कितनी है पूरे बायोस्फीयर की? 170 बिलियन टन्स। और ये ना आपको एक ड्राई वेट में बता रहे हैं, ड्राई वेट एंड वेट वेट के बीच में मैं आपको फर्क बताती हूँ आगे, ठीक है। ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑफ अकरिंग ऑक्यूपाइंग almost 70% of the surface, the productivity of ocean is only 55%। जो हमारे पूरे बायोस्फीयर की कितनी है, कितनी है? 170 बिलियन टन्स। पर इफ यू लुक एट जो हमारे ओशंस हैं उनकी कितनी है? सिर्फ 55 बिलियन है। जबकि बहुत ऑलमोस्ट 70% तो हमारा अर्थ पानी ही है ना। स्टिल कितनी है उसकी? 55 बिलियन टन, ठीक है। अब आते हैं हम डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को सुन के क्या आता है आप लोगों के दिमाग में? कि जो आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर है उस पे क्या डेड एंड डिकेइंग मैटर में उसे कन्वर्ट करना, ठीक है। यू मे हैव हर्ड अबाउट अर्थवॉर्म बीइंग फार्मर्स फ्रेंड। क्यों कहते हैं इसको फार्मर्स फ्रेंड? बिकॉज ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एंड हेल्प इन लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। Similarly, decomposers break down complex organic material into inorganic substances like carbon. Organic को आपके inorganic में तोड़ देता है। क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। Dead plants remains as such as leaves, barks, flowers. Dead remains in animals, including feces material, constitutes of detritus, a raw which is a raw material for decomposition. Detritus क्या है? आपका raw material for decomposition है। अब आगे आपके चार पांच प्रोसेसेस पढ़ने हैं आपको, कैसे कैसे डिकम्पोजिशन होता है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं हम डेट्रीवोस से। डेट्रीवोस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेट्राइटिस इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहली जो हमें पढ़नी है, डेट्रीवोस वो होते हैं जो डेट्राइटिस को ना स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन से कैसे याद रखेंगे भाई? याद कैसे रहेगा हमें? इतनी सारी प्रोसेसेस है। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या है? आपके फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना, ठीक है। फ्रेगमेंट्स हो गए आपके स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग में क्या करते हैं हम? वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon, get precipitated as unavailable salts। आपकी लीचिंग में क्या हो गया? लीचिंग में ना आपके जो वाटर soluble इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है वो कहाँ जा रहे हैं? वापस से सॉइल में जा रहे हैं, और वो उन जगह और उन चीजों की जगह ले रहे हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंजाइम से डिग्रेड कर देते हैं डेट्राइटिस को। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म। It is an important to know that all the above steps in decomposition operate simultaneously। ऐसा नहीं होता कि एक खत्म होगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, सब कुछ साथ साथ करते हैं। फिर आता है आपका ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन इज मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉइल। सॉइल आ गया जहां पर, ह्यूमरस से याद रख लो इसको, और ह्यूमिडिफिकेशन डी नहीं है इसमें, सॉरी, ह्यूमस से याद रखना है, ठीक है। मैंने ह्यूमरस लिख दिया, ह्यूमरस तो बोन होती है, सॉरी, ह्यूमस। Accumulation of dark colored amorphous substance that is very uh, important for making the soil rich, जिसकी वजह से उस पे और अच्छे से क्या ग्रो करता है? आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है।
ये जो आपकी प्रोसेस है दैट इज एक्सट्रीमली स्लो, बीइंग कोलाइडल एंड इन नेचर इट सर्व्स एज सेवियर टू न्यूट्रिएंट्स। स्लो है बट न्यूट्रिएंट्स जो है आपके पूरे सॉइल में सेव कर देगी। द ह्यूमस इज फर्दर degraded by some micro and releasing inorganic nutrients occurs। अब आपकी ह्यूमस बना दी हमने किससे, ह्यूमिफिकेशन से। अब इसको भी और डिग्रेड करेंगे, कौन करेगा, माइक्रोब्स करेंगे इनटू मिनरल्स। इस प्रोसेस को कह दिया हमने क्या, मिनरलाइजेशन। सबको समझ में आ गया पूरी सारी प्रोसेसेस। Decomposition is a large oxygen required process. The rate of decomposition is controlled by chemical components of detritus and climatic factors. In a particular climatic condition, is decomposition rate is lower. If detritus is rich in lignin and chitin, इम्पॉर्टेंट, अगर डेट्राइटस आपका रिच है लिग्निन एंड काइटिन में तो आपकी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, क्विकर हो जाएगी। इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल substances like sugar, temperature and soil moistures are most important climatic factors that regulates the process of decomposition. Through these effects and activities of soil microbes, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर्स, कौन सी इन्वायरमेंट आपकी फेवर कर रही है, आपकी वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट इज फेवरिंग, वेयर एज लो टेम्परेचर इनहिबिट्स, आपका लो टेम्परेचर जो है वो इनहिबिट करेगा किसको, आपकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। प्लीज बेटा थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लो। 5 प्रोसेसेस मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, पांचों प्रोसेसेस। फर्स्ट हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी सारे आपके डेड एंड डिकिंग सब्सटेंसेस है ना उसको हमें वापस सॉइल के अंदर ला देना है, ताकि ना वो और रिच हो जाए सॉइल, जिसके ऊपर हमारे प्लांट्स वापस से ग्रो कर पाए। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को ऑर्गेनिक में करना है। इसके हमने 5 प्रोसेसेस पढ़ी है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। लाइन से पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले आप उसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दो, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट्स में तोड़ दो। देन आ गया आपके लीचिंग, उसमें से जो जो वाटर सोल्यूबल है ना उसे ले लो और वो कहाँ चले जाएंगे, जहां पर वो चीजें नहीं है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या आएगा आपका, कैट फंगस बैक्टीरिया लिविंग जो है वो आपके उन्हें और डेट्राइटिस को और ब्रेक डाउन करेंगे, उस प्रोसेस को कह दिया हमने कैटाबॉलिज्म। भैया हमें तो हमारी सॉइल में अभी ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर और समथिंग दैट वी नीड to make our soil more richer in nutrients and minerals। ह्यूमस में हमें कन्वर्ट करना है तो हम किस प्रोसेस से करेंगे, ह्यूमिफिकेशन से करेंगे। देन उस ह्यूमस को भी और कुछ माइक्रोब्स आएंगे और डिग्रेड कर देंगे मिनरल्स में, उसको कहते हैं आपने मिनरलाइजेशन। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, बट हमें अगर ये प्रोसेस फास्ट करनी है तो हमें डेट्राइटस को किस में रिच करना है, लिगिन लिग्निन एंड काइटिन में रिच कर दिया तो क्विकर हो जाएगी प्रोसेस। टेम्परेचर हमने रेगुलेट कर दिया, कैसा टेम्परेचर चाहिए हमें, वार्म, थोड़ा सा गर्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए तो क्विकर हो जाएगी प्रोसेस। बट अगर हमने गलती से टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, लो कर दिया, मतलब ठंड हो गई टेम्परेचर में, तो आपकी प्रोसेस जो है वो बहुत धीरे हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो एंड देन पिरामिड्स है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब देखो एनर्जी फ्लो में क्या होता है, just give me a minute, इरेजर कहाँ है इसका, एक सेकंड मेरा मेरे को। यस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी फ्लो। अब भाई एनर्जी फ्लो क्या है भाई, एनर्जी फ्लो इज बेसिकली कि एनर्जी कैसे एक लेवल से, ओहो एनर्जी की स्पेलिंग सही करो मैम आप पहले, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है कि आपकी एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है एक लेवल से दूसरे लेवल में। ठीक है, जैसे कैसे फोटोसिंथेसिस से जब आपका फूड बन रहा है प्लांट, तो कैसे हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, हमारे अंदर नहीं, लेट्स सपोज डियर के अंदर कैसे एनर्जी आ रही है, डियर के बाद जब उसे लायन खा रहा है तो लायन के अंदर कैसे एनर्जी आ रही है, लायन जब मर जाता है तो उस पर क्या फंगस एंड माइक्रोब्स एक्ट करते हैं
उनके अंदर कैसे एनर्जी आती है, एंड वापस से जब वो सॉइल में जाता है, वापस से एनर्जी कैसे जाती है उसके अंदर, एंड देन योर प्लांट्स जैसे फूड बनाते हैं. दिस इज बेसिकली अ फूड चेन जो हम जनरली बनते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस एनर्जी फ्लो. एक्सेप्ट फॉर द डीप सी, sun is the only source. Sun is the only source of energy for all the ecosystems on earth. क्योंकि स्टार्ट तो प्रोसेस तभी हो रही है ना जब सन की मदद से आपके जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं. जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो कैसे फूड आएगा, फूड नहीं आएगा तो कैसे डियर खाएगा, डियर नहीं होगा तो कैसे किसको लायन खाएगा. ठीक है. तो सन इज योर बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल द इकोसिस्टम. बट किसमें नहीं होता, आपके जो डीप सीज होते हैं ना उसके अंदर नहीं होता, क्योंकि डीप सी तक तो सन की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही. ठीक है. ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, लेस than 50% of it is photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiation, PAR. We know that the plants and photosynthetic bacteria autotroph fixes the sun radiation. क्या करता है भाई, plants जो है आपकी sun की radiation को fix कर रहे हैं and makes food for the simple inorganic material from. Plants capture only 2 to 10% of the PAR. जो आपकी सन है ना, सन का कितना परसेंट है PAR? 50% है PAR. PAR है क्या? Photosynthetically active radiation, that are radiation which are used by plants to synthesize their food. उस 50% का सिर्फ 2 से 10% क्या है आपका फोटो प्लांट्स जो है वो यूज कर रहे हैं किसकी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में. दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ है ही नहीं है एनर्जी तो उसके कंपैरिजन में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स flows through the different organism of ecosystem. All the organisms are depend for the food on producers, either directly or indirectly. अगर आप देखोगे ना तो लायन भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है? प्लांट्स पे ही है ना. क्योंकि डियर तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है चलो प्लांट्स पे कि भाई उसे तो फूड खाना है, प्लांट्स को खाना है या प्लांट्स के प्रोड्यूस्ड फूड खाना है. बट लायन कैसे इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे? क्योंकि लायन को डियर खाना है. बट डियर तो जिंदा ही नहीं रहेगा ना अगर उसे खाना नहीं मिलेगा. तो बेशक से लायन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, बट सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पर करते हैं? आपके प्लांट्स पे करते हैं. ठीक है. So you find a unidirectional flow of energy from sun to producers and then to consumers. जो आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. एक ही डायरेक्शन में आपके क्या हो रही है? फूड चेन चढ़ रही है. क्योंकि आप अगर देखोगे कि प्लांट्स को तो एनर्जी नहीं दे सकता ना डियर वापस. ठीक है. Further ecosystem are not expect for the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize a molecule that requires towards the increasing of disorder blindness. The green plants in an ecosystem are called as your producers. Primary producers कौन है आपके? Your green plants. ठीक है. In terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. Likewise, producers in aquatic. Aquatic में कौन से आपके? Phytoplankton, algae and higher plants. ठीक है. You have read about the food chain and web that exist in nature, starting from the plants. Plants हो गए आपके producers. The food chain or the rather webs are formed such that the animals feed on the plants or the other animals in term of food or another. The chain is formed because this is interdependency. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो. ठीक है. No energy that is trapped into organisms remains in it for forever. कि लाइक कोई एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही नहीं रह जाएगी. जब वो मर जाएगा तो वो वापस से वही एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में वापस आ जाएगी. The energy trapped by the producers hence is the either pass to the consumers. जो आपकी एनर्जी किसके पास है? एक प्लांट के पास है, प्रोड्यूसर के पास है. वो किस पे चली जाएगी? कंज्यूमर पे चली जाएगी. और दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई. अगर वो मर गया तो वो पूरी एनर्जी इकोसिस्टम में आ जाएगी
और अगर उसको किसी कंज्यूमर ने खा लिया तो प्लांट की एनर्जी किसके पास चली जाएगी, कंज्यूमर के पास चली जाएगी। ऑल द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बताया था मैंने आपको। दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। प्राइमरी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हो गए प्रोड्यूसर्स, जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। Consumers are also heterotroph. Heterotroph जो हो गए that eats plant. If we feed on producers plants, they are called as primary producers. जो सबसे पहले plants को खाएंगे they are known as primary producers. फिर जो animals जो इन्हें further on खाते हैं they are called as secondary consumers. Likewise, you would have tertiary consumers. Tertiary consumers भी होंगे, ठीक है। First और आ गए आपके, if we talk about the consumer that feeds on these herbivores are carnivores or more correctly primary carnivores, क्योंकि उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर्स भी आते हैं। और सिंपल ग्रेजिंग अगर हम एक फूड चेन देख ले तो ग्रास हो गई आपकी क्या, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया, दैट इज योर गोट, और गोट को किसने खा लिया, मैन ने खा लिया, जो बन गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब आ जाता है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटिस से ही समझ जाना, दिस इज टॉकिंग अबाउट डेड organic matters. Decomposers, which is heterotrophic organism, mainly fungi and bacteria. They met their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter or detritus. These are known as saprotrophs. Sapro मतलब decompose. Decompose secrete digestive enzyme. डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसकी हेल्प से वो ब्रेक कर देते हैं वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो फर्दर ऑन किससे एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी इकोसिस्टम एंड सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आते हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ये देख लेते हैं एक बार। मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द detritus food chain through GFC. Detritus food chain may be connected with grazing food chain in some levels. GFC are prey or the GFC animals, and some animals like cockroach, cows, etc. are omnivorous. Omnivorous होते हैं जो plants भी खाते हैं and animals भी खाते हैं। सॉरी, क्रो, डूड क्रो। फेड ऑन बोथ, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ कह रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन जो कनेक्टेड होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम फूड वेब्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग्स और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर organisms, ठीक है। Based on the sources of the nutrient, food organism occupy specific places in food chain that is known as your trophic levels. Producers become first trophic levels, then your primary consumer, secondary consumer। इसके हिसाब से आपके जो trophic levels होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो ये देख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे आपके, प्लांट्स होंगे, ग्रासेस, ट्रीज, फोटो प्लांट्स। सेकेंडरी मतलब फर्स्ट जो सबसे प्राइमरी होंगे जो इन्हें इन पे फीड करेंगे, दैट इज योर जू प्लैंक्टन्स, काउस, ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स को कौन खा लेगा, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ। ये क्या हो गया आपके कार्निवोर्स हो गए, एंड टॉप कार्निवोर्स हो गए मैन एंड लायन, सॉरी। The important part to note that the amount of energy decreases at the successive level. क्वेश्चन यही से आता है हमेशा कि भाई जितनी एनर्जी होती है ना, एनर्जी हर लेवल से डिक्रीज करती रहेगी, ठीक है। कितनी, यहाँ पर आता है आपका एक 10% लॉ। हाई, एक बात बताओ, आपकी ना एनर्जी है वो ना डिक्रीज कर रही है एज यू मूव अप, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, सबसे लोअर लेवल के पास होगी सबसे मैक्सिमम एनर्जी, एंड सबसे हायर लेवल के पास होगी सबसे मिनिमम एनर्जी, ठीक है। अगर इफ यू टेक एन एग्जांपल, अगर प्लांट्स के पास आपके 10,000 एनर्जी है तो इसका 10% ही जाएगा बस दूसरे के पास, तो इसके पास कितनी होगी, 1000 होगी। इसके पास और इसका 10% जाएगा तो 100% एनर्जी होगी, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास सिर्फ 10% ही एनर्जी पहुंच पाएगी। दिस इज योर 10% लॉ कि सक्सेसिव लेवल्स में जब हम जाते हैं
तो आपकी एनर्जी क्या होती है, 10% ही पास ऑन होती है दूसरे लेवल में, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट अ पॉइंट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स व्हेन any organism dies, it is converted into detritus, dead, and serves an energy source to decomposers. Organism at each trophic level depends on these as the lower trophic levels and energy demands. Each trophic levels have certain masses and living matters. इसको क्या कहते हैं हम? It is called as standing crops. The standing crops is measured as the biomass of living organism per unit area. स्टैंडिंग मास क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका मास पर यूनिट एरिया। फिर आता है आपका फ्रेश एंड ड्राई मास। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इज जनरली ड्राई, क्योंकि ड्राई जो होता है वो क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। The number of trophic levels in a grazing food chain is restricted as transferring of energy follows by the 10% law. 10% law वही है जो मैंने आपको बताया था। Only 10% of the energy is transferred from each trophic level from lower tropics. In nature, it is possible to have so many levels, बहुत सारे levels हो सकते हैं, बट एनर्जी हमेशा कैसे पास होगी? आपके 10% लॉ से होगी, जिसमें मैक्सिमम एनर्जी सबसे नीचे वाले लॉ में सबसे नीचे वाले लेवल में होगी एंड मिनिमम एनर्जी सबसे ऊपर वाले लेवल में होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। इसलिए मिनट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पानी वानी पी लो, थक गए होगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो 5 मिनट में हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यू मस्ट हैव बीन फेमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। पिरामिड का तो शेप हमें पता ही है, ट्रायंगुलर शेप होता है, ऊपर से ब्रॉड, नीचे से ब्रॉड, ऊपर से नैरो। Base of the pyramid is broad and narrow towards the apex. One create a similar shape whether you express the food or energy relationship between the organism. अब देखो कैसे हमने क्या, जब 10% लॉ देखा था तो नीचे वाले के पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी एंड सबसे कम एनर्जी किसके पास थी? द वन दैट इज सिचुएटेड ऑन द ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। At the different trophic levels, the relationship is expressed in terms of number, आप कैसे रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर सकते हो? इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड्स रिप्रेजेंट, जो बेस है ना आपका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोड्यूसर्स, और यू कैन से द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड योर एपेक्स जो होगी दैट इज योर टॉप लेवल कंज्यूमर्स। द थ्री टाइप ऑफ पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड हमें पढ़ना है आज। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। जिसमें एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, विच पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड? इन्वर्टेड मतलब उल्टा नहीं हो सकता, वो पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर। इन तीनों में से आपका आंसर क्या होगा? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो पिरामिड है दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर एंड किसका पिरामिड लिया हमने? ग्रासलैंड का इकोसिस्टम लिया है, ठीक है। Only three top carnivores are supported in the ecosystem based on production. सबसे नीचे वाला जो है आपका, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर्स, और सबसे ऊपर वाला आपका टर्शरी कंज्यूमर्स। कैसे कैसे करें? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। किसका लिया था हमने? ये नंबर का लिया था, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताए हुए हैं, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा दैट इज योर पिरामिड ऑफ बायोमास, और नो, आई गेस ये पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शेप डिक्रीज इन बायोमास। अब आपने एक चीज जो इम्पोर्टेंट पीछे पड़ी थी कि हम जनरली कौन सा वेट लेते हैं, इसका ड्राई वेट लेते हैं।
Derived क्यों लेते हैं? Because that is the most accurate weight. That's why we take derived. किसमें units कौन सी लेते हैं हम? kg meter square. Same primary producers, primary consumers, secondary consumer and tertiary consumers. इसमें हमें relative biomass लिया हुआ है 108 kg meter square to 1.5 kg meter square. देन एक चीज जो आपको देखनी है यहाँ पे, इसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कभी ना सेम चीज से या फिर जो चीज सबको पता होती है उससे क्वेश्चन नहीं आता। इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लो। इन्वर्टेड पिरामिड दिया हुआ है। किसका इन्वर्टेड पिरामिड दिया हुआ है आपको? बायोमास का दिया हुआ है। किसका बायोमास है? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। प्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स का दिया हुआ है, मतलब किसका है? ओशन का बायोमास है ये। यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लो कि ओशंस का जो बायोमास होता है दैट इज जनरली इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर्स कम होते हैं एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई द पिरामिड इज उल्टा। फिर आते हैं आपके रूल पे, 10% लॉ वाले पे, कि कितनी एनर्जी है? 1,100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख एनर्जी किसमें थी? सनलाइट में थी। तो एक जीरो काट दो, कितनी आ गई? 1 लाख आ गई। किसमें? आपके प्रोड्यूसर्स में आ गई। 1 लाख में और एक जीरो काट दो। ओ सॉरी 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 सॉरी, 1 लाख थी सनलाइट में। 10,000 आ गई आपकी प्रोड्यूसर्स में। एक जीरो काट दिया तो 1,000 आ गई आपकी प्राइमरी कंज्यूमर्स में। एक जीरो और काट दो, आ गई 100, आ गई किसमें? आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। एक जीरो और काट दो तो 10% एनर्जी किसमें? आपकी टोशरी कंज्यूमर्स में। No generalization, we make well true if we take only few individuals at the topic into account. Also, a given organism may occupy more than one. अब भाई कुछ organisms हो सकते हैं जो दो, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में भी मिल सकते हैं। ठीक है, a given species may occupy more than one trophic level in same ecosystem, एक ही इकोसिस्टम में भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे आप स्पैरो का एग्जांपल ले लो। स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर भी है आपकी, कि वो भाई सीड्स भी खा रही है एंड वो आपकी लास्ट कंज्यूमर भी हो जाएगी। जैसे आपकी व्हाट यू से दैट, आपके मैन या फिर कार्निवोर्स, लायन ले लेता है, लायन मर गए, लायन के ऊपर इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स ने उन्हें डेड एंड डिके में कन्वर्ट कर दिया। इन इंसेक्ट्स को भी स्पैरो खा सकती है। एक ही फूड चेन के दो टॉपिक लेवल की एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर सकता है। इन मोर इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड, ये वाला पैराग्राफ आप खुद पढ़ो, क्योंकि इसी से मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। There is an exception of generalization if we count of number of insects feeding on a graph of free estimate number and depending upon the insects. ठीक है भाई, बायोमास ऑफ सी इज जनरली इन्वर्टेड। क्यों होता है भाई बायोमास ऑफ सी इज जनरली इन्वर्टेड? बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस इज फार मोर देन फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो आपके है प्रोड्यूसर्स है, उससे बहुत ज्यादा फिशेस प्रेजेंट होती है सी में। ठीक है, पिरामिड ऑफ, इससे आपका क्वेश्चन है, ये वाला पैराग्राफ हम छोड़ देते हैं। However, there is a certain limitation of ecological pyramids, such as it does not take in account of same species belonging to two or more trophic levels. It assumes simple food chain, sometimes that is almost never exist in nature. It does not accumulate food webs. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramids, even though they play the most important vital role in ecosystem. एक लिमिटेशन ये है कि जो इकोसिस्टम में सेप्रोफाइट्स जो किस पे आपके फीड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग पे, और उसको ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में बनाते हैं। उनके लिए इकोसिस्टम में अभी तक कोई जगह नहीं है। दैट इज वन लिमिटेशन of your ecosystem. And here we comes to an end of this chapter. I hope you like this chapter. सेकेंड लास्ट चैप्टर क्लास 12 का कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, चलो भाई 2 मिनट बात करते हैं हम, उसके बाद अपनी क्लास को करेंगे एंड। ओके सो 24:30, 1 घंटे की क्लास हो गई है ऑलमोस्ट। 1 मिनट। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं।
एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करके देखना, सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो उसके सोल्यूशंस मत देखना पहले, पहले बिना उसके देख के ट्राई करना। मार्क द क्वेश्चंस जो आपके गलत हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है वो गलत है, उसको फिर से एक बार करके देखो बिना सोल्यूशन देखे, ठीक है? तो उससे पता चलेगा आपको आपकी गलतियां कहाँ पर हो रही है, ठीक है? तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। प्लस एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे वीडियो के बीच में पूछा था, लेट मी नो द आंसर, आपको आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। नेक्स्ट क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट करेंगे एंड क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमें क्लास टेस्ट रखेंगे जिसमें पूरी क्लास की बायोलॉजी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, 1 घंटे की क्लास हो गई, बट ट्रस्ट मी ये वाला चैप्टर सजेस्ट करूंगी मैं, बहुत अच्छे से पढ़ना। बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, प्लस उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस एक बार आप आराम से या तो इसका पॉडकास्ट सुन लो या फिर कुछ भी कर लो, बस इसको एक बार सुन लो, एक बार रीड कर लो, PYQ के क्वेश्चन कर लो, इसमें और ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको, ठीक है? तो भाई आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू